गालियां दी जा रही हैं मुझे। मतलब मर्द गालियां देते देते परदेसी एक खाला आई है, वो भी मुझे गालियां दे रही हैं। मास्क लगाने से गालियां नहीं छुप जाएंगी खाला। मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरा कसूर क्या है? मुझे अल्लाह ने शायरी की सलाहियत दी तो मैंने उस शायरी से महबूबा के जुल्फ आंचल पे शेर नहीं कहा। कोई एक फर्जी सा नेता आकर के कहता है कि मास्टर मुजाहिद तो लंगड़े घोड़े हैं। कोई कहता है हराम खोर जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है आपके बेटों के लिए, आपके भाइयों के लिए, और आप सुन रहे हो। मुझे शिकायत है आपसे, मैं गुस्सा हूं आपसे। मुझे हैरत है कि कोई परदेसी मेहमान आएगा, सियासत होती रहेगी, इलेक्शन होते रहेंगे। इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं सीमांचल में, लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, बाद में एक थाली में बैठ करके खाना खाते हैं। सीमांचल ऐसा तो कभी नहीं था। ऐसे चुप हो जाएं जैसे अडवाणी जी चुप रहते हैं। बेटा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। ये झंडा भी बेटा निकाल लो, ये वाला झंडा भी निकाल लो। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं संथा वालों, और सुंदरवाड़ी, और हाजिर भी हुआ हूं तो एक मुजाहिद के लिए आया हूं जिसका नाम ही मुजाहिद है। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। कोचा धामन वालों, आने वाली 11 तारीख को आपको न सिर्फ कोचा धामन के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि पूरे बिहार के मुस्तकबिल का फैसला करना है। अगर आप ये सोचते हो कि ये इलेक्शन सिर्फ एक एमएलए चुनने का इलेक्शन है, तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। दरअसल 2 ताकतें हैं इस मुल्क में। एक ताकत है जो ये कह रही है कि हम हुकूमत करेंगे और न तो संविधान को मानेंगे न जमहूरियत को मानेंगे, और दूसरी तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि नहीं, आपको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए आईन के हिसाब से चलना पड़ेगा। लड़ाई 2 ताकतों के बीच में है, और कहीं जो भी है वो या तो उन ताकतों को मदद पहुंचा रहे हैं या फिर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। मैं पिछले 3-4 दिन से सीमांचल के इलेक्शन को देख रहा हूं। परसों पहली बार सीमांचल आया पूरे बिहार में घूमते घूमते। मैंने सिर्फ 3 सभाएं की, किशनगंज, बहादुरगंज और ठाकुरगंज में। आज कोचा धामन पहुंचा हूं। मैं देख रहा हूं कि कुछ बरसाती मेहमान आए हैं। तकरीरों पे तकरीरें हो रही हैं, और सिर्फ तकरीरें नहीं हो रही हैं। कोचा धामन वालों, तुम्हें फिरौन कहा जा रहा है, नमरूद बताया जा रहा है, और ये कोई छुटभैया नेता नहीं बोल रहा है। वो बड़ी बड़ी क़यादत की बात करने वाले मोहतरम अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि जो मेरे मुकाबले खड़ा होगा वो फिरौन होगा, नमरूद होगा। क्या मौलाना असरारुल हक के बेटे सऊद आलम फिरौन है? क्या मास्टर मुजाहिद फिरौन है? क्या डॉक्टर जावेद फिरौन है? क्या प्रोफेसर मुसव्विर आलम जैसा सीधा साधा आदमी फिरौन है? क्या सीमांचल के वो लोग जो मास्टर मुजाहिद को, प्रोफेसर मुसव्विर आलम को, सऊद साहब को, जलील मस्तान को वोट देंगे, वो फिरौन होंगे? कोई आएगा प्रदेश से और आपके बेटों को हरामखोर बोलेगा, उनकी इतनी मजाल हो गई कि आपके बेटों को लुच्चा लफंगा बोलेंगे और आप सुनोगे? वोट देना न देना ये अपनी जगह है, लेकिन सियासत के नाम पर अपने बड़े बूढ़ों की बेइज्जती मत करवाओ परदेशियों से। ये हक सीमांचल वालों किसी को मत दो कि कोई परदेश से आकर के तुम्हारे बुजुर्गों को, तुम्हारे बेटों को गालियां दे। फिरौन से बड़ी गाली किसी मुसलमान के लिए क्या हो सकती है? हरामखोर से बड़ी गाली क्या हो सकती है? और ये अल्लाह रसूल की बात करने वाले आपके बेटों को हरामखोर बोल रहे हैं, फिरौन बोल रहे हैं, नमरूद बोल रहे हैं, और आप सुन रहे हैं। मेरी शिकायत है आपसे,
मास्टर मुजाहिद साहब से शिकायत हो सकती है, प्रोफेसर मुसव्विर आलम से शिकायत हो सकती है, जलील मस्तान साहब से कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन कोई परदेश से आएगा और कहेगा कि ये फिरौन है, नमरूद है, आप सुनोगे? मुझे शिकायत है आपसे, मैं शिकायत करने आया हूं। मैं मास्टर मुजाहिद आलम साहब के लिए आज मेरी दिन में 8 सभाएं लगी थी। मैं सुबह से भागता हुआ दौड़ता हुआ आज यहां पहुंचा हूं और आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कोचा धामन वालों, मैं खगड़िया से लेकर के बिहार शरीफ से लेकर के नालंदा से लेकर के बछवाड़ा से लेकर के बेतिया से लेकर के ढाका से लेकर के सिकटा से लेकर चनपटिया से लेकर के नौतन से लेकर के बहादुरगंज से लेकर किशनगंज से लेकर के पूर्णिया से लेकर के कस्बा से लेकर के धमदाहा से लेकर के कोढ़ा से लेकर के बरबीघा से लेकर के दीघा से लेकर के फुलवारी शरीफ से लेकर के पूरे बिहार का दौरा करता हुआ यहां पहुंचा हूं और यहां पहुंच के पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आने वाली 11 तारीख को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हमारे मैनिफेस्टो में गालियां नहीं है, हमारी तकरीरों में गालियां नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? उधर क्या कहा जा रहा है? हमें वोट नहीं दोगे तो फिरौन होगे। उधर कहा जा रहा है कि जो सामने वाला कैंडिडेट लड़ रहा है वो लुच्चा है, लफंगा है, हरामखोर है। मुसव्विर आलम साहब के बारे में बताया गया कि मुसव्विर साहब, अरे प्रोफेसर साहब आप तो यहां थे, फिर इस पार्टी में थे, फिर कूद करके यहां आ गए। कभी अपने रियासती सदर के बारे में सुना है कि वो कहां थे, फिर कहां से कहां गए, फिर कहां से कहां आए? कल मेरे बारे में, मतलब 2 दिन से मैं क्या आया, गालियों का पहाड़ टूट पड़ा है मेरे ऊपर, गालियां दी जा रही हैं मुझे। मतलब मर्द गालियां देते देते परदेसी एक खाला आई है, वो भी मुझे गालियां दे रही हैं। मास्क लगाने से गालियां नहीं छुप जाएंगी खाला। मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरा कसूर क्या है? मुझे अल्लाह ने शायरी की सलाहियत दी तो मैंने उस शायरी से महबूबा के जुल्फ आंचल पे शेर नहीं कहा, मैंने नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज्म पढ़ी, मैंने फलस्तीन के लिए नज्म पढ़ी, मैंने तबरेज और पहलू खान के लिए नज्म पढ़ी, मैंने आपके दर्द को अपनी शायरी में जगह दी। और जब सीमांचल को 2017 में सैलाब में जरूरत पड़ी तो मैं उस वक्त सियासत में नहीं था, मैं किसी बड़े बाप की औलाद नहीं हूं कि मेरे पास हजारों करोड़ रखे हुए हैं, मेरा बैंक नहीं चलता कि मैं सूद खाता हूं, मेरे पास वक्फ की लूटी हुई जमीनें नहीं है, गरीब परिवार से हूं। लेकिन मैं सीमांचल के लिए 2017 में आपके लिए राशन, आपके लिए दवाई, ये सब लेकर के 2017 में आया था। असलम अलीग इस बात के गवाह हैं, मौलाना असरारुल हक साहब जिंदा थे उस वक्त। मैं तब से सीमांचल वालों, मेरा आपसे रिश्ता है, कोई सियासी रिश्ता नहीं है, जज्बाती रिश्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कलमा की बुनियाद पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे बताओ कि क्या अपने ही ईमान वाले भाई को फिरौन कहना जायज है? क्या अपने ही कलमा को भाई को हरामखोर कहना जायज है? तो मुझे बताओ इन गालियों का जवाब कौन देगा? इन गालियों का जवाब मास्टर मुजाहिद नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा। और मास्टर मुजाहिद साहब रोइए मत, अपनी पलकें नम मत करिए। आपकी बेटियों को भले ये मलाल हो के सियासत में जाके गालियां क्यों सुन रहे हो, लेकिन जिन हजारों लोगों को आपने फायदा पहुंचाया है उनकी दुआएं आपके साथ हैं। ये परदेसी मेहमान कुछ नहीं कर सकते। मैं गवाही देता हूं, मैं जमानत लेके कह रहा हूं, बड़ी बात बोल रहा हूं, सुनना कोचा धामन वालों, और इस बात को पूरे कोचा धामन में सीमांचल में पहुंचाना कि जब ये सरकार वक्फ लेकर के आई, वक्फ का बिल लेकर के आई, ये जो आज अपनी 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 करने आए हैं, तो रात के 3 बजे पार्लियामेंट में उस बिल के खिलाफ बीमारी की हालत में सोनिया गांधी तुम्हारे लिए बैठी थी, तुम्हारे लिए वोट देने के लिए बैठी थी। देश की पार्लियामेंट में 25 से ज्यादा मुसलमान सांसद नहीं है, लेकिन वक्फ बिल के खिलाफ 225 से ज्यादा वोट पड़े। तो किसके थे वो? किसके थे वो? राहुल गांधी रात के 2:30 बजे लोकसभा में बैठे थे। मेरे भाई, ये जो बहुत अपनी 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 कर रहे हैं, दरअसल ये अपनी सल्तनत बचा रहे हैं। यहां आकर के आपको गाली दे रहे हैं कि दरीबाज हो तुम ना, मतलब उनके लिए वोट नहीं दोगे तो दरी बिछा रहे हो।